हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी के सैम्पल पेपर सेकंड पे। सैम्पल पेपर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका कलेक्शन करा हुआ है मैंने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी क्वेश्चन निकाले हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके नए पैटर्न के आधार पे बनाए हैं, तो आपका जो पेपर है वो सेम इसी पैटर्न पे आएगा जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इससे तैयारी करनी है। ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ESP नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो डाउनलोड करके डाल दिए हैं टेलीग्राम पे। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी के वहाँ पे डाले हुए हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, इस नाम से आप सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा सेट 2। एक बार आप पेपर को ध्यान से देख लो। हम चलेंगे सीधा सेक्शन 1 पे। ये सेक्शन आपका ए है और इसमें आपके 17 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQ टाइप के क्वेश्चन। इसमें आपके कथन और कारण के भी क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि निम्न में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है। यानी कि इसमें से कौन सा भूगोलवेत्ता है जो संभववाद से संबंधित है। नाम आपके सामने दे रखे हैं, रेट जेल, विडाल डी ला ब्लाश, एलन सी सैम्पल, एमनुअल कांट। ठीक है, ये नाम है। ठीक है, तो इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी जो विडाल डी ला ब्लाश है ये जो है ये संभववाद से संबंधित। क्वेश्चन फर्स्ट का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। क्वेश्चन सेकंड है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वैसे भी पेपर में काफी पूछते हैं। तो देखिए, जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये तीनों ही जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। ठीक है, लेकिन जो नगरीकरण है इसको हम इसका घटक नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आंसर अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, कथन और कारण को पढ़ना है और समझना है। अगर इनमें इनके बीच में कोई कनेक्शन लगता है और ये एक दूसरे की व्याख्या करते नजर आते हैं, इसमें आपको कुछ ऐसा लगे, तब आपको आंसर को सही तरीके से देना है। ठीक है, तो पहला जो अभिकथन को पढ़ते हैं, यानी कि हमारा कथन जो है वो ये है कि नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। यानी जो नदी घाटी वाले क्षेत्र होते हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा बसावट वाले क्षेत्र होते हैं। ये आपसे पूछा है, क्या ये सही है? यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नदी घाटी होती है उसके आसपास जो क्षेत्र होता है वो बसावट वाला होता है। तो कथन तो हमारा सही है। अब कारण को चेक करते हैं। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है जल है, इसीलिए नदी घाटी के आसपास भी सभ्यताएं वगैरह भी आपको दिखेंगी। जितनी भी आप सभ्यता पढ़ते हो ज्यादातर आपको सभी नदी घाटियों के आसपास मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जल जो है वो जीवन है और जल के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। जल ही मतलब हमें हमारे जीवन को चलाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इसको एक्सप्लेन कर रही है स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें कथन भी सही है, यानी कि कथन और कारण जो है दोनों ही सही है। और कारण जो है वो कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लेन कर भी रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या कर भी रहा है, तो यानी कि अपना सी ऑप्शन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि सही तरीके से मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपको ये देखना है कि कौन सा मैच नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन है समता। समता का मतलब होता है हर व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच, ये ठीक है हमारा। सतत पोषणीयता, इसमें क्या होता है, इसमें अवसरों की उपलब्धता भी है और इसमें ये भी आ जाएगा नेक्स्ट वाला, मानव संसाधनों का ऐसे उपयोग करना जो कि भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है उनको भी मिलते रहे। तो ये हमारा सतत पोषणीयता होता है, यानी यहाँ तक तो सही है, ए भी ठीक है आपका, बी भी ठीक है। ठीक है, आपको ये पहचानना था कौन सा सुमेलित नहीं है। एक बार डी को पढ़ते हैं हम। सशक्तिकरण का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूहों का सशक्तिकरण, ये भी ठीक है। लेकिन जो सी है ये आपस में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, उत्पादकता का ये मतलब नहीं होता जो कि इसके सामने दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं सतत पोषणीयता का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो सी ऑप्शन है हमारा वो गलत है। ठीक है, यही आपको पहचानना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से चुनिए। तो पांचवा क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। किसी वस्तु, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये वस्तु होगा। किसी वस्तु का उत्पादन
को विनिर्माण कहते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु को जो उत्पादन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, उसका जो उसको हम विनिर्माण कहते हैं, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उसके उत्पादन को। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पे। इसके बाद इसकी सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हस्तशिल्प कार्य, लोहे को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण कहलाते हैं। क्या ये सही है? ये भी सही है। यानी कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो 1 है वो आपकी ठीक है और स्टेटमेंट जो 2 है वो भी ठीक है। क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो इसका आंसर होना चाहिए यस। दोनों कथन और कारण जो है वो सही है और ये इसकी व्याख्या भी कहीं ना कहीं कर रहा है, ठीक है। इसी की तो व्याख्या कर रहा है। व्हेन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, उसी को तो एक्सप्लेन करा हुआ है ना कि ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें ये सब मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पे बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो जॉर्ज बी क्रेसी थे, इन्होंने ये कहा था। जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था कि एशिया एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बहुत कम लोग, यानी कि अधिक स्थानों पे कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पे अधिक लोग रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है आपके। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में प्रौद्योगिकी ध्रुव का उदाहरण कौन सा नगर है इनमें से? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपका आंसर होना चाहिए बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो देखिए, वैसे इसका एक फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, जन्म, ठीक है, जन्म में से मृत्यु को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। और इधर फिर आप्रवास जो होता है, आप्रवास में से उत्प्रवास को माइनस कर दिया जाता है और इन दोनों को बीच में प्लस कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इसमें से देखो किस में से मैच कर रहा है। जन्म और मृत्यु का अंतर और जनसंख्या, ठीक है, अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस, यहाँ पे प्लस कर रखा है, आप्रवास माइनस उत्प्रवास, यानी 8वें का आपका जो सी है यही ऑप्शन आपका ठीक होगा। इसके अलावा आपका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो पार साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप रसिया का मैप देखोगे तो यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होते हुए इस तरीके से चलते 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 जो एंड आ जाता है उसका यूं नीचे, वो यही आ जाता है। तो यानी कि ये अपना जो पहला है ये सही है। पार कैनेडियन अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो ये भी हेलिफैक्स को वैंकूवर आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। ये भी ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करें तो वो पर्थ और सिडनी, इनको आपस में से जोड़ रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे हमें पहचानना है कौन सा गलत है। अगर ऊपर के तीनों सही हैं तो जाहिर सी बात है कि लास्ट वाला आपका पक्का गलत मिलेगा, ठीक है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो है आपका, ये बिल्कुल ही यहाँ पे अलग है, गलत है, तो यही आपको पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। निम्नलिखित देशों में से किस एक में सहकारी कृषि ज्यादा सफल हुई है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कौन से देश में सहकारी कृषि जो थी वो बहुत ज्यादा सफल हुई है? तो आपका जो डेनमार्क है, ठीक है, डेनमार्क याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डेनमार्क इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। कमेंट में बताइए, अपना नाम भी जरूर लिखिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ए और बी नहीं होगा, ठीक है। अब आपके सामने केवल 2 ऑप्शन रख दिया मैंने, सी और डी। इसमें से आपको क्या सही आंसर लग रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूपों में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? ठीक है, ध्यान से देखो। ऑप्शन देखो, आयताकार प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप और रैखिक प्रतिरूप। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए रैखिक, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसका आंसर होना चाहिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में निर्दिष्ट जो सड़कों की गुणवत्ता होती है उसको सुधारने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो जो NHAI है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का NHAI, ये आपका इससे संबंधित है, तो ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको कथन और कारण देखने, कथन और कारण। कथन है कि रोपण कृषि जो है वो वृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली है, यानी इसमें मेन जो उद्देश्य होता है वो लाभ, कहीं ना कहीं लाभ को ध्यान में रख के किया जाता है।
और इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और इसमें जो पूंजी लगती है, जो कैपिटल लगता है वो भी काफी ज्यादा लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या ये सही है? तो देखिए इसका कथन बिल्कुल आपका ठीक है और कारण भी ठीक है। तो यहाँ पे कथन और कारण जो है दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 15 से लेके 17 तक के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिसके आंसर आपको इस पैसेज के अंदर मिलेंगे, ठीक है। ये छोटा सा पैसेज है, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए और इसमें से आपको आंसर देने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहे हैं स्वच्छंद उद्योग डैश स्थानों पर स्थित होते हैं। ये कहाँ पे स्थित होते हैं, कौन से स्थानों पे स्थित होते हैं? जहाँ पे ज्यादा विविधता हो, यानी जहाँ पे व्यापक विविधता हो। तो बी ऑप्शन आपका ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्वच्छंद उद्योग की विशेषता नहीं है। देखिए जो स्वच्छंद उद्योग होते हैं ज्यादातर पुर्जों वगैरह पे निर्भर उद्योग होते हैं, तो यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो ज्यादा नहीं फैलाते ये, तो ये आपका गलत है। ये उद्योग प्रदूषण अधिक फैलाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं फैलाते ज्यादा प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि ये उद्योग जो है ये डैश पे निर्भर होते हैं, तो ये पुर्जों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें पैसेज में पढ़ोगे तो आपको ये दिख जाएगा, ये उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। सारे आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे अपना सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 18 19 जो है ये आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन है। इसमें आपसे जो क्वेश्चन ये पैसेज दिया हुआ है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये आपको बताने हैं। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है पहला 18.1 कि योजना आयोग ने कब देश में 67 जिलों की सूखा संभावी जिले के रूप में पहचान की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1967। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1967 में योजना आयोग ने पहचान की थी, ठीक है। 18.2 जो है इसमें पूछा जा रहा है भारत में सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतः किन राज्यों में हो। तो राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सूखा संभावी राज्य क्षेत्र है। 18.3 आपका आपसे पूछ रहा है कि पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान इसने किस प्रकार सूखा प्रभावित क्षेत्र होने से इनको बचाया जा सका। पंजाब को, हरियाणा को, उत्तरी राजस्थान को कैसे बचा लिया सूखा होने से। तो हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में क्या था, सिंचाई का प्रसार किया गया, यानी अधिक से अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए। उन साधनों के कारण यहाँ पे क्या हुआ, आसानी से इसको बचाया जा सका, नहीं तो ये भी सूखा क्षेत्र में चला जाता। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। ये आपका इंदिरा गांधी नहर वाले चैप्टर से है। एक छोटा सा मैप दिया हुआ है और इससे फिर आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इंदिरा गांधी नहर जो है इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, 19.1, ठीक है। 19.1 जो है आपका इसमें पूछा हुआ है कि बताइए इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जानते थे। तो इसको पहले नाम था इसका राजस्थान नहर, पहले इसको राजस्थान नहर कहा जाता था। नेक्स्ट है कि जो चरण 2 है यानी फेज सेकंड जो था उसका जो कमान क्षेत्र है उसमें कौन से जिले आते हैं। तो इसमें आप बीकानेर आ जाता है, ठीक है, जैसलमेर आ जाता है, इसमें बाड़मेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, नागौर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं जो कि फेज 2 में आ जाते हैं। इसके बाद ये है कि फेज 2 जो था इस क्षेत्र में सिंचाई कब शुरू की गई थी। तो ये 1980 के दशक के मध्य में की गई थी, यानी 1980 के दशक के मध्य में, ठीक है। बहुत सिंपल से आंसर है इसके, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आप आराम से कर पाओगे। तो ये 19.123 हो गए हमारे। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए किस प्रकार लाभदायक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो दो देशों के बीच में या अन्य देशों के बीच में होता है या दो से अधिक देशों के बीच में होता है, कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि आपको पता है कि विभिन्न देशों के पास अपने अपने कुछ संसाधन होते हैं, ठीक है। कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों के पास नहीं होती हैं, तो दूसरे देशों को वो चीजें क्या करनी पड़ती है, उनसे खरीदनी पड़ती है। तो इस तरीके से दोनों का काम हो जाता है, यानी जो देश लगे होते हैं व्यापार में उनका फायदा हो जाता है। तो हम इसे आंसर को ऐसे देख सकते हैं कि आज की जटिल अर्थव्यवस्था से बड़ा राष्ट्र भी अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है, ठीक है। हर देश में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी आवश्यकता उसको कम या ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे में क्या करता है, हर देश अपनी जो आवश्यकता की जो चीजें होती हैं उसको कहीं ना कहीं बाहर से आयात कर लेता है, ठीक है। और अपनी जो उसकी जो चीजें उसके पास अधिक होती है उसका वो निर्यात कर देता है। इससे विभिन्न देशों की जो आपसी जरूरतें होती हैं वो पूरी हो जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है दो देशों के बीच में मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, बाजारों का विस्तार होता है,
वस्तुएं सेवाएं ये आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और इसका बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, विभिन्न देशों को। अब इसी में क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रखा है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान जो है, जो नगरों में जो कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, जो वेस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं उसको निपटाने की एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या है, देश की जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, सुविधाएं जो है वो उतनी ज़्यादा है नहीं। ऐसे में क्या होता है, जो कचरा वगैरह होता है वो बढ़ जाता है, अपशिष्ट जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। और ऐसे में कारखानों से विद्युत ग्रह हो गए या फिर मकान बनाते समय में या कोई विध्वंस हो जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में राख या फिर मलबा या फालतू की चीज़ें निकलती हैं, उसका कहीं ना कहीं निपटारा नहीं हो पाता है, ठीक है। अपशिष्ट कचरे का पूर्ण निपटान नहीं हो पाता है, इसको बिना एकत्र किए कई जगह पे छोड़ दिया जाता है, इधर उधर फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या बन रही है और ये मानव के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही पॉइंट काफी आपके लिए, ज्यादा बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पाइपलाइन परिवहन के लाभों की चर्चा करना है। जो पाइपलाइन का जो परिवहन वाला सिस्टम है ये कैसे मतलब फायदा पहुंचाता है, इसके क्या लाभ है। तो देखिए पाइपलाइन जो है वो एक बेहतरीन, आप उसको व्यवस्था के रूप में देख सकते हो, उसके बहुत सारे एडवांटेज है। जैसे कि किसी भी प्रकार की जलवायु हो, धरातल पे आसानी से पाइपलाइन को बिछाया जा सकता है। पाइपलाइन क्या है, थोड़ा सस्ता पड़ता है, लंबे समय तक उपयोग करने के नज़रिए से देखें तो वो सस्ता पड़ता है, वैसे उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर यूज़ में देखें तो वो सस्ता पड़ता है। इसमें समय की बचत होती है, प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं या जो गैस वाली चीज़ें होती हैं उसको इसके द्वारा परिवहन कराया जा सकता है, ठीक है, पाइपलाइन के जरिए। लिक्विड में जैसे पानी हो गया या फिर कोई अन्य वस्तु हो गई जो लिक्विड है तो उसको भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है एक जगह से दूसरी। तो ये कुछ इसके बेनिफिट थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देनी है आपको और जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि जो है उसमें क्या अंतर है ये बताना है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि किसी निश्चित समय में, ठीक है, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि के दौरान जो वहाँ पे बसे हुए लोग होते हैं उनकी संख्या में अगर परिवर्तन आ जाए, ठीक है, कम ज़्यादा हो जाए संख्या, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के रूप में देख सकते हैं। जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है उसको दो दो तरीके के होते हैं, एक होता है धनात्मक परिवर्तन और एक होता है ऋणात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो धनात्मक परिवर्तन में क्या होता है, देखिए जनसंख्या की वृद्धि, धनात्मक वृद्धि कब होगी, जब मान लो किसी दो निश्चित समय अंतराल के बीच में जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा हो, यानी जन्म जो है वो ज्यादा हो रही है, मृत्यु जो है वो कम हो रही है, तब जनसंख्या जो होगी, जनसंख्या में जो वृद्धि होगी उसको धनात्मक वृद्धि कहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। लेकिन दो समय अंतरालों के बीच में अगर जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है, यानी जन्म दर कर कम हो गई है और मृत्यु दर यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में जो वृद्धि होगी उसको ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है और इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर से लिए हैं मैंने क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वहां से ले रखे हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। और मैंने कई सारे क्वेश्चन पेपर अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाले हुए हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से भी देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को। इसी के देखिए इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा था कि जो डॉक्टर महबूब उल हक है, इन्होंने मानव विकास का वर्णन जो है वो किस प्रकार किया है, ये कैसे किया है इन्होंने, ये आपको बताना है। देखिए डॉक्टर महबूब उल हक जो थे इन्होंने कहा था कि मानव विकास जो होता है वो मनुष्य को विकल्पों में वृद्धि कर देता है, यानी उनके पास ऑप्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। मानव विकास जीवन में सार्थक सुधार लेके आता है, यानी उनकी लाइफस्टाइल को बढ़ाएगा, लाइफस्टाइल को बेहतर करेगा, जीवन का स्तर सुधर जाएगा, उनके पास विकल्पों की भरमार हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि मानव विकास हो रहा है। विकास जो है वो परिवर्तनशील है और इसका उद्देश्य जो होता है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करना होता है जिसमें लोग जो है बेहतरीन जीवन जी सके, ठीक है। अगर लोगों को सुविधाएं हैं, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा हेल्थ मिल रही है उनको, हेल्थ सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, उनको काम करने के लिए अवसर मिल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि मानव विकास हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है तो हम कहेंगे मानव विकास नहीं हो रहा है। तो यही आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी पेपर में आता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय कृषि जो है इसकी आपको विशेषता बताना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। तो देखिए ये जो कृषि है ये भूमध्य सागरीय जलवायु वाला जो एरिया है उसमें होती है। इसमें देखिए मेनली क्या होता है, खट्टे जो फल होते हैं उसके
उत्पादन पे ज़्यादा बल दिया जाता है, जैसे अंगूर वगैरह जो हो जाते हैं, अंजीर वगैरह, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसको शुष्क कृषि भी के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है आपसे भूमध्य भूमध्य सागरीय कृषि की जगह शुष्क कृषि ऐसे भी नाम दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे शुष्क कृषि भी की जाती है। गर्मी के महीनों में यहाँ पे अंजीर और जैतून पैदा होते हैं, और सर्दी में यूरोप में और अमेरिका में जो फलों की जो डिमांड होती है, ठीक है, उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पे फल वगैरह उगाए जाते हैं। और कई देशों में इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर जो होते हैं और अंगूर से बनने वाली जो शराब होती है उसका उत्पादन होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे शुरू हो जाता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो आपके क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले 5 आपको कारक बताने हैं। कौन सी वो 5 कारक है जो आपके उद्योगों को की स्थापना को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, इसमें क्या है, कच्चे माल की उपलब्धता। जब भी इसमें आप ये सोचिए कि मान लीजिए आप कोई उद्योग को स्थापित करना चाहते हैं, आप कोई चाहते हो कि कोई इंडस्ट्री आप लगाओ, तो आप क्या सोचोगे? तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि भाई आपके आपके जो भी उद्योग है उसमें जो कच्चा माल जो आपको चाहिए होगा वो उपलब्ध हो। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कच्चे माल की उपलब्धता, क्योंकि कच्चा माल अगर आपको उपलब्ध होगा तभी आपका उद्योग आगे कामयाब होगा। ठीक है, तो पहला तो यही है। दूसरा है कि जलवायु जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, ना तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी वाला एरिया हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया हो। ठीक है, नॉर्मल सी वहाँ की जलवायु होनी चाहिए, वहाँ का मौसम वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए। वहाँ पे शक्ति के साधन वगैरह जो हैं वो मिल सकें आसानी से। ठीक है, बिजली वगैरह वो सारी सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए। और फिर मेन चीज़ क्या है, उद्योग में काम करते हैं मजदूर, श्रमिक। तो ऐसी जगह पे उद्योग लगाने चाहिए जहाँ पे आपको श्रमिक आसानी से मिल जाएं। ठीक है, आपको पूंजी चाहिए तो आपकी पूंजी होनी चाहिए आपके पास, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पूंजी सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी उद्योग के स्थापना में। तो ये 4-5 पॉइंट आपको बताएं, ये 5 पॉइंट आप लिख सकते थे, और वीडियो को पॉज करके आप इनके जो आंसर है इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। मोटा मोटा समझा रहा हूँ ताकि आपका पूरा पेपर जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। जो किशोर होते हैं यानी जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट जो होते हैं, एडोलसेंस की जो हमारी उम्र होती है, किशोरावस्था जो होती है, उसमें हम कई तरह की समस्याओं को फेस करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी समाज में ऐसी चुनौतियां हैं जो अडल्ट्स के सामने आती हैं, इस पे आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, निरक्षरता एक पॉइंट हो जाएगा कि ज़्यादातर जो किशोर वर्ग है, खासकर उसमें अगर महिलाओं की बात करें, स्त्री की बात करें, तो वो निरक्षर है। ठीक है, निरक्षर होने के कारण वे अपने परिवार के विकास में ज़्यादा योगदान नहीं दे पाती। तो ये है एक पॉइंट। फिर क्या है, इस उम्र में बच्चे जो होते हैं वो बिगड़ भी सकते हैं। तो ज़्यादातर जो किशोर होते हैं वो शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल छोड़ देते हैं, या तो वो किसी शराब वगैरह के किसी नशे की लत में लग जाते हैं। ठीक है, और भटक जाते हैं। तो इस तरीके से वो समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक तरह से समस्या ही बन जाते हैं। एक है विवाह की निम्न आयु। आपको पता होगा कि हमारे देश में पहले जो विवाह की एज होती थी वो काफ़ी कम होती थी, किसी मतलब कोई खास तय नहीं था, काफ़ी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो विवाह की जो निम्न आयु है उसमें क्या होता है, जो मातृ मृत्यु दर होती है, जो माता की मृत्यु होने की जो दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बन जाती है। आज के समय में ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन ये होता था, तो ये एक कारण बन जाएगा। फिर क्या होता है, किशोर जो होते हैं वो एक तूफान की आयु होती है। उस समय में क्या होता है, उनके भटकने के चांस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो किशोर होता है, जो अडल्ट होता है, माँ बाप उससे उस तरीके से बातें नहीं कर पाते, चीज़ों को नहीं समझा पाते, तो क्या हो जाता है कई बार कि उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वो भटक जाते हैं और कुछ गलत फैसला कर बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को ये लगता है कि वो जो फैसला ले रहे हैं या सोच रहे हैं वो सही है, उनके माँ बाप जो सोच रहे हैं वो गलत है। कई बार माँ बाप के विचारों में और बच्चे अडल्ट के विचारों में यहाँ पे मतभेद देखने को मिलता है। तो इस समय में सही मार्गदर्शन एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा। अन्य चुनौती जैसे मान लो कोई HIV एड्स लग जाए या फिर कोई अन्य समस्या आ जाए, तो ये भी हो सकती है। तो ये किशोरों के सामने आज के समय में ये समस्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में सड़कों का वितरण जो है, सड़कों का जाल जो है वो समान नहीं है। आपको तर्क बताने हैं और इसके बारे में कुछ आंसर देना है। तो देखिए, इसलिए समान नहीं क्योंकि देखिए, कुछ भारत में क्या है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे जल जहाँ पे आप ये कह सकते हो जो स्थल होता है, जो जो जमीन होती है वो ऊबड़ खाबड़ है। मान लो पर्वत वाला क्षेत्र है, पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो कई जगह पे दिक्कत हो जाती है। कुछ जगह पे मैदान वाला एरिया है तो वहाँ पे आसानी से
सड़कें बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं हमें जो सड़कों का जो वितरण है वो ऊपर-नीचे दिखता है। फिर आर्थिक विकास की बात करें, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, कई जगह पे क्या है ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। कुछ राज्यों में आप देखोगे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी राज्य का, कुछ राज्यों में आप देखोगे कि सड़कें वगैरह सब कुछ डेवलप दिखेंगी आपको, ठीक-ठाक दिखेगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो वहाँ पे ये समस्या आपको देखने को मिलेगी, तो ये हो जाता है। जनसंख्या का वितरण भी इसको कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है, ठीक है? फिर सरकार की पॉलिसी, सरकार की जो पॉलिसी होती है, सरकार का ही काम होता है सड़कों वगैरह को बनाना, वो हो जाता है। जलवायु भी एक मैटर करती है कहीं न कहीं, तो ये चीज़ें हो जाएँगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और इसी के ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय रेल नेटवर्क माल की ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है? और यानी कि जो हमारी रेलवे है वो माल को भी ढोती है, वस्तुओं को भी ढोती है और यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। साथ ही भारत के आर्थिक विकास में भी हमारा योगदान देती है, क्योंकि इंडियन रेलवे जो है वो लाखों लोगों को रोजगार भी देती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मोटा मतलब योगदान भी देती है। तो भारतीय रेलवे के अब तक के सुधारों को देखते हुए आपको इस कथन को सत्यापित करना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमारी जो रेल है उसमें चाहे मीटर रेल हो या नैरो गेज हो, ठीक है? इसको बदलने के लिए बड़े लेवल पे क्या करा है, काम शुरू करा है। रेलवे का जो सिस्टम है सरकार ने उसको मॉडर्न बनाने की कोशिश की है। पहले वे क्या होते थे, वाष्प चालित जो इंजन होते थे, उन इंजनों को हटा के डीजल और बिजली वाले इंजन लाए गए थे। रेलों की जो पहले स्पीड जो होती थी वो कम होती थी, अब उसको बढ़ाने के लिए हाई स्पीड ट्रेन कर दी है। यहाँ तक कि 120, 140, 160 स्पीड वाली ट्रेन भी आ चुकी है। तो रेलों की गति बढ़ाने के लिए काम किया गया है, ठीक है? और मेट्रो रेल की शुरुआत हो गई है। रेलों का विस्तार किया गया है ताकि अलग-अलग जो राज्य की जो जगहें हैं वो उससे जुड़ जाएँ। कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया जो कि भारतीय रेल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, ठीक है? और रेलवे में जो आरक्षण वगैरह होता है, अब उसको कंप्यूटराइज़ कर दिया है सब कुछ। आप घर बैठे टिकटों को बुक कर सकते हो और बेहतरीन सुविधा मतलब रेलवे ने बहुत बड़े लेवल पे सुधार करने शुरू करे हैं। और इससे क्या होता है कि माल की ढुलाई में भी फ़ायदा होता है। यात्रियों के लिए एक सस्ता साधन है। रेलवे जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है साधन, अगर आप देखोगे उसे सही तरीके से तो। और हमारे आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और इनके संरक्षण आप किस प्रकार से कर सकते हो? तो देखिए, खनिज क्या है आपको पता है समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, ज़मीन में होते हैं, ठीक है? इनको बनने में समय जो होता है वो बहुत लंबा लगता है। तो इसका क्या है, अगर मान लो खनिज कोई खत्म हो जाता है तो ज़रूरत के समय में उसको तुरंत नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमें खनिजों का जो भी हमारे पास है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो मतलब आने वाली पीढ़ी भी उसका फ़ायदा उठा सके, उसका संरक्षण हो सके, उसका मिसयूज़ ना हो, ये कहा जाता है। तो ये हो गया खनिज संरक्षण क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये मैंने चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी हो तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है? यानी कि हमें वैकल्पिक स्रोतों की तरफ भी जाना चाहिए। धात्विक खनिज जैसे कि जिसमें छाजन धातुएँ होती हैं, इनका उपयोग या उनको पुनर्चक्रण यानी उसका रिसाइकिल किया जा सके। धातु की कोई चीज़ है वो खराब हो जाती है तो दोबारा से उसको रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बना दिया जाए, इस पे बल देना चाहिए। और सामरिक और अति अल्प खनिजों में निर्यात को घटाना चाहिए, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो, जो देश की रक्षा इन सब चीज़ों में महत्वपूर्ण हो या फिर जिनकी मात्रा कम हो, उसका निर्यात को कम कर देना चाहिए, बाहर को नहीं ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है? और एक अच्छा तरीका ये भी है कि खनिज का हमें जो यूज़ करना होता है, वो सूझबूझ से करना चाहिए। यानी उसको इस तरीके से इस्तेमाल करो जिससे कि नुकसान ना हो, बचा रहे वो आने वाले समय तक। उसके भंडार जो है वो लंबे समय तक रखे रहें, तो ये करना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये बहुत आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या सामाजिक और आर्थिक इसके प्रभाव पड़े हैं? तो देखिए ये विकास योजना थी जिसमें क्या था, जो भरमौर क्षेत्र था जो कि जहाँ के मतलब एक तरह से आप देखो वो बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति में था। तो वहाँ के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, ये क्योंकि ये हिमाचल का जो पहाड़ी एरिया था जहाँ पे विकास बिल्कुल नहीं हो रखा था, ऐसा एरिया था ये। तो इसको सुधारने के लिए हिमाचल के अन्य प्रदेशों के समानांतर यहाँ पे विकास के उद्देश्य से योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या काम किया गया, इसमें काम ये किया गया कि वहाँ के बच्चों के लिए विद्यालय बनाए गए, वहाँ की जनता के लिए अस्पतालों का विकास किया गया,
स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध कराया गया, सड़कों का निर्माण किया गया, संचार तंत्र और बिजली की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया, कृषि के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को इन्होंने प्रोत्साहित किया, पशुपालन के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीजें अपनाई। इसके क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़े, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पे आर्थिक रूप से सुधार हुआ, लोगों को सुविधाएं बढ़ने लगी, सुविधाएं मिलने लगी। ठीक है, सामाजिक रूप से इस क्षेत्र का विकास हो गया। लोग पहले क्या करते थे, इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पे बसने लग जाते थे, बसने लग रहे थे। तो लोगों का जो अ, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं रुक गया। ये इसके कुछ प्रभाव पड़े थे, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो, इसमें इसके प्रभाव यहाँ पे बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो। जनसंख्या में साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब स्कूल आए थे तो जाहिर सी बात है साक्षरता दर बढ़ेगी। जो नकदी फसलें वगैरह जो थी, इसके उत्पादन में वृद्धि होने लगी थी। बाल विवाह जैसे जो कुरीति थी उससे समाज को मुक्ति मिली, क्योंकि जब समाज अनपढ़ था, समाज को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो बाल विवाह ज़्यादा चीज़ें होती थी। लेकिन जब समाज में लोग पढ़े लिखे आने लगे, साक्षरता दर बढ़ने लगी, लोग जागरूक होने लगे, तो उससे लोगों को कहीं ना कहीं कुप्रथाओं से मुक्ति मिलने लगी। लिंग अनुपात धीरे धीरे सुधरने लगा। लोगों का जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, वो धीरे धीरे बेहतर होने लगा। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह वहां से जाना जो पहले जानने लगे थे वो छोड़ चुके थे। तो ये आप बता सकते हो। इसके अलावा इसके इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है कि गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा सामना की जा रही जो समस्या है उसके बारे में बताना है। गंदी बस्ती में जो लोग रहते हैं वो कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं। तो देखिए, इन बस्तियों में जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, वो काफी पिछड़े इलाकों से होकर आते हैं, प्रवास करके आते हैं। ये लोग रोजगार की तलाश में आए होते हैं। यहाँ पे अच्छे मकान मिलना कठिन है। ये क्या करते हैं, जो ये बस्तियां होती है, रेलवे लाइन जो होती है या सड़क के साथ में या पार्क में या कोई खाली जो सरकार की जमीन पड़ी होती है वहां पे इलीगल रूप से कब्जा करके बसा दी जाती है। यहाँ पे खुली हवा नहीं मिलती, अच्छा पीने का पानी नहीं मिलता, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं होती है, यहाँ पे यहाँ तक कि प्रकाश और रोशनी तक नहीं आ पाती है। ठीक है, कम वेतन मिलता है लोगों को, मजदूरों का, बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं वो, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, नशा और अपराध में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ पे चिकित्सा सुविधा का कोई दूर दूर तक नहीं मिलती इनको। ये सारी की सारी समस्या इनके सामने रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं एक गलत भी माना जाता है। इसके बाद आपका सेक्शन डी है। सेक्शन डी देखिए आप, इसमें क्या है, आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन है और इसमें से आपको ABCD दिखाए हुए हैं, लेकिन आपको कोई 5 की पहचान करनी है इनमें से। तो पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया का एक हवाई पत्तन, पाइस पार साइबेरियन रेल मार्ग हो गया। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र, एक चलवासी पशुचारण का क्षेत्र, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। इसके बाद है डेयरी कृषि का एक क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। ठीक है, तो ये आपके सामने मैप है, एक बार मैप को ध्यान से देख लो। ये हाईलाइट वाईलाइट कर रखे हैं, ABCD इस तरीके से लिख भी रखे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ABCD में जो हो उसके आंसर में भी यहाँ पे हो, ये मैंने ऐसे ही बना रखा है, हाईलाइट कर रखा है कलर से, आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ इसके आंसर जो हाईलाइट करे हैं वो। पार साइबेरियन रेल मार्ग अगर आपको पता हो तो ये क्या है, ये रूस का एक प्रमुख रेल मार्ग है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सीधा मैप में, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। मैं यहाँ पे मैंने मैप ले रखा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो। ये यहाँ से शुरू हो रहा है सेंट पीटर्सबर्ग से, और यहाँ व्लाडिवोस्टक में जाके ये जुड़ रहा है। ये रूस का एक सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो इस तरीके से जाता है। आप देख पा रहे होंगे, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये है। तो अब इसको अगर मैप में आप देखोगे, ठीक है, मैप में अगर आप देखोगे तो ये रूस वाला एरिया जो है वो यहाँ पर है। तो इस जगह से लेकर, ठीक है, ये इस जगह से लेकर इस जगह तक ये जो है ये पार साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। मैं आपको आंसर लगा के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था आपका वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का एक हवाई पत्तन, ऑस्ट्रेलिया का हवाई पत्तन यहाँ पे ये पॉइंट आपका कर रखा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, एक बार देखो। ये हवाई पत्तन वाला मैप है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार आप, ये वाली चीजें हाईलाइट कर रखी ना, तो ये पर्थ हो जाएगा। ठीक है, पर्थ है ये। और देखते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का जो क्षेत्र है वो आपका, इसमें मैंने जो हाईलाइट कर रखा है मैप का, वो साउथ अफ्रीका का कर रखा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। चलिए एक बार देख लो आप, साउथ अफ्रीका ये आपका अफ्रीका है, और इसमें इधर का जो क्षेत्र है ये आ जाएगा। ठीक है, नीचे का। तो वापस से मैप में चलते हैं। एक बार थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, ये मैप है ओरिजिनल,
आपके एनसीईआरटी वाला। इसमें देखो ये पूरा का पूरा अफ्रीका, ये जो नीचे का क्षेत्र है, ये जो हाईलाइट हो रखा है, ये आपका हो जाएगा वाणिज्य कृषि से कृषि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आपका है चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। ठीक है, मैं चलवासी पशुचारण वाले मैप में आ जाता हूँ, एक बार वापस से देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है चलवासी पशुचारण का एक क्षेत्र। तो वापस से आते हैं हम मैप में, देखते हैं। इसमें देखो अफ्रीका है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका में ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये इतना जो कलर कर रखा है, ये हो जाएगा चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। ठीक है, मैप में भी आपको दिखा देता हूँ। अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा है, ये आपका चलवासी चलवासी पशुचारण वाला क्षेत्र हो जाएगा। आपको पांच पहचानने थे, चार तो मैंने आपको बता ही दिए। फिर इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन हो गया, और डेयरी कृषि का एक क्षेत्र हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत आसान है, आप रूस को बता सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा देश हो जाएगा। और डेयरी कृषि में आपका मैंने ऑस्ट्रेलिया को हाईलाइट कर रखा है मैप में। देखो ये जो है, ये वाला एरिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये डेयरी कृषि वाला है। तो इसमें मैं आपको डेयरी कृषि वाला मैप भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला जो क्षेत्र है ये डेयरी कृषि वाला हो जाएगा। ठीक है, तो डेयरी कृषि के दो तीन क्षेत्र हैं यहाँ पे पूरे मैप में, आप देख पा रहे हो। तो इसमें से कोई एक पूछ लेगा, जैसे मान लो मैंने आपसे ऑस्ट्रेलिया दिखा दिया, तो हो सकता है अगले में यूरोप का पूछ ले, या फिर उत्तरी अमेरिका का पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस में आपकी ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। इसके बाद देखो आपका ये क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन। इसमें इंडिया का मैप है। उड़ीसा में स्थित बॉक्साइट की खान, रत्नागिरी में लौह अयस्क की खान, यूपी में आपका जो तेल शोधक कारखाना है, हजारीबाग में जो तांबे की खाने हैं, और पूर्व पश्चिम गलियारा में जो पूर्वी स्टेशन है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो दक्षिणतम महासागर है। इन क्वेश्चनों को मैंने सीधा आंसर लगा दिए। आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, तो आपको आसानी हो जाएगी, आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद, जय भारत।